हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा 11th टेंस है और इसके बाद सिर्फ एक ही टेंस हमारा बाकी रह जाएगा और जो सारे टेंसेस हैं उसके साथ हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाकी के टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी। साथ के साथ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टेंस है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम किसी हिंदी के वाक्य को पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, और फिर अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो मीनिंग होगा, तो फ्यूचर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें दो वर्ब की फॉर्म्स की ज़रूरत है, एक फर्स्ट फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगी, सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने पिछले दोनों टेंसेज में भी बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो कि जो हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा विल और शैल ही यूज करते हैं। ठीक है, विल और शैल हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करते हैं चारों के चारों जो टेंस होते हैं फ्यूचर के, उनके अंदर, चाहे वो इंडेफिनिट है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो परफेक्ट है और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। बट जो साथ में हमारे पास जो पेयरिंग वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इंडेफिनिट की हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए वर्ब की वो हमें मिल जाती है मेन वर्ब से ही। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में बात करें तो उसके लिए हम बी यूज करते हैं एज फर्स्ट फॉर्म, एंड जो फिफ्थ फॉर्म हमें चाहिए होती है वो हम मेन वर्ब की यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे V1 जो हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे हैव को, हैव हमें फर्स्ट फॉर्म देगा, और जो V3 है वो हम यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल ही रहेंगी, विल या शैल हम यूज करेंगे। उसके साथ हम V1 के लिए, क्योंकि फ्यूचर की कंडीशन है कि फर्स्ट फॉर्म जो होनी चाहिए, तो हम हैव यूज करेंगे। और साथ के साथ कंडीशन ये भी है कि जो विल शैल है वो हमारे मॉडल वर्ब्स भी हैं, तो मॉडल वर्ब के साथ क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए भी जो हैव है हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो उसके बाद हम हैव यूज करेंगे एज V1 और फिर हम V3 यूज करेंगे, क्योंकि हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके अंदर जो मेन चीजें हैं जो हम यूज करेंगे, मेन जो फैक्ट ध्यान रखने के लायक है। अब हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे कि पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो पहचान है हमारे पास वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी आदि आए। यदि हमारा जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में, उसके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, इनमें से कुछ आता है तो हमें समझ जाना है कि क्या है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पहचान है कि हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, इनमें से कुछ आता है तो मतलब क्या है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे कि राम, राम दिल्ली जा चुका होगा, राम दिल्ली
जा चुका होगा। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, लास्ट में आ गया चुका होगा, तो ये क्या है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे हमें पहचानना है। अब इसके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि वो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, कि वो हम उसके अंदर कोई नकारात्मकता दिखा रहे हैं, हम उसके अंदर कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या सिंपली हमारी जो बातें हैं वो हम बता रहे हैं। तो वो क्या है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके जो सेंटेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके 4 टाइप के सेंटेंस है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी और आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो टेंसेस होते हैं तो हर एक टेंस के 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। तो इनकी ट्रांसलेशन हम सीखेंगे। तो ट्रांसलेशन जो होती है वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हमें वो स्ट्रक्चर सही से पता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वाक्य को, कोई भी हिंदी का जो वाक्य है उसको इजीली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला टाइप है हमारे पास, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो वो है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो है वो बोला जाता है हिंदी में इसको। तो मतलब इसके अंदर सिंपली हम अपनी बातें हैं वो किसी को बता रहे हैं, या कोई हमें अपनी बातें जो है बता रहा है बिल्कुल सिंपल वे में, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, कि मैंने अभी बताया ना कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब कार्य को करने वाला, कर्ता जो बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने अभी बताई कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या कोई भी फ्यूचर का टेंस है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल शैल ही यूज करते हैं, तो आ जाएंगे विल या शैल। देन हमारे पास आ जाएगा हैव V1 के तौर पे। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज हुआ है, और साथ के साथ जो विल शैल है उनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए भी। और जो विल और शैल है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को चेक करना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हम उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट को हम डिफाइन करें तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई या वी है, सिंपली बाकी के जो टेंसेस होते हैं वहां पे सिंगुलर और प्लूरल हम चेक करते हैं, बट इसमें हमें सिंगुलर या प्लूरल की बात नहीं करनी है। यहाँ पे सिंपली हमें देखना है कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई और वी है। आई मतलब मैं हिंदी में, और वी मतलब हम, इनमें से कोई है हमारा कर्ता, तो उसके साथ हम यूज करेंगे शैल। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो अदर देन आई और वी है, आई और वी से अलावा कुछ है, मतलब जैसे कि यू है, दे है, ही है, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, या फिर कोई नाम, एनी नेम एटसेट्रा। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, इनमें से कुछ है, तो हम यूज करेंगे उसके साथ विल। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, और आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। लेकिन
हम कई जो कंडीशंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जहाँ पे हम आई और वी के साथ यूज करेंगे विल और बाकी सभी के साथ शेल। मतलब इनका जो यूज है वो हम चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे अब जहाँ पे आई और वी के साथ शेल यूज हो रहा है उन कंडीशंस में हम विल यूज करेंगे। अब जहाँ पे बाकी सभी के साथ विल यूज हो रहा है उन कंडीशंस में हम शेल यूज करेंगे। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं और कब हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी जो वीडियो आई है चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर लिंक चाहिए तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है कि हम आई के साथ, वी के साथ विल कब यूज कर सकते हैं, शेल कब यूज कर सकते हैं और बाकी सबके साथ हम विल और शेल कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंप्लीट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आपको जानना है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है, हम आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल। लेकिन अगर ये उल्टा भी मिल जाए, मतलब आई वी के साथ विल मिल जाए और बाकी सभी के साथ शेल मिल जाए, तब भी जो हमारा सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा, वो कोई उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। जस्ट उसकी जो सेंस है वो सिर्फ उसके अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सेंस के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आई और वी के साथ शेल यूज होना चाहिए था, विल क्यों यूज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अभी आई और वी का हमने देख लिया कि हम आई कब यूज करेंगे, और सॉरी विल और शेल का हमने देख लिया कि हम विल कब यूज करेंगे और शेल कब यूज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल यूज करेंगे, अगर बाकी कुछ है लेफ्ट अदर देन आई और वी तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था राम दिल्ली जा चुका होगा, राम दिल्ली जा चुका होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आ गया हमारे पास चुका होगा। तो अगर चुका होगा आ गया तो क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, इसकी पहचान हमने कर ली। अब इसमें कुछ क्या वगैरह भी नहीं लगा है, नहीं वगैरह भी नहीं लगा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य है। अब इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास जो टर्म्स हमें चाहिए वो हमें पहले निकालनी पड़ेंगी, इसमें से आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ताकि हमारे स्ट्रक्चर में हम पुट करके उसको ट्रांसलेट कर सके। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें रिक्वायरमेंट है पहली जो हमारी है, तो वो है सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एक हिंदी का वाक्य दिया हुआ है उसमें आप सामने से क्वेश्चनिंग करिए, क्वेश्चन पूछिए। जैसे यहाँ पे राम दिल्ली जा चुका है, तो आप क्वेश्चनिंग कीजिए, कौन दिल्ली जा चुका है, कौन दिल्ली जा चुका है, राम। तो जो कौन का आंसर आएगा हमारे पास वो हमें क्या देगा, सब्जेक्ट। अब ऐसे ही अब मैं लिख दूं राम ने, सॉरी अगर दूसरे सेंटेंसेस की या दूसरे टेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्वेश्चनिंग डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं। लाइक राम ने चाय पी, ये इसका नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हम क्वेश्चनिंग डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। तो राम ने चाय पी, तो यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो किसने चाय पी, किसने चाय पी, राम ने। तो जो किसने का आंसर हमें मिलता है वो भी क्या देता है हमें, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्वेश्चनिंग करो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, या हमारे जो वाक्य दिया हुआ है हिंदी का उसके सेंस के अकॉर्डिंग, उसके देख के भी हम कैसे क्वेश्चनिंग इसमें सुटेबल रहेगी, कैसे हम कर सकते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनिंग करो, और क्वेश्चनिंग जब करोगे आप, जैसे कौन दिल्ली जा चुका होगा, तो कौन का जो आंसर मिला हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट। अब राम ने चाय पी, किसने चाय पी, राम ने, तो ये क्या मिल गया, सब्जेक्ट, ऐसे। ठीक है, तो आप क्वेश्चनिंग करके इजीली जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हमें चाहिए हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। तो एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें चेक करना होगा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं, देन हमें सब्जेक्ट ये देखना होता है कि वो है कैसा। ठीक है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड ही हम क्या करेंगे, विल या सेल में से कुछ भी जो है एक को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा राम, यानी कोई नाम है, नेम है। तो एनी नेम, तो एनी नेम जो है वो आई और वी से अलग है, इनसे दूसरों में आता है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम विल यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, विल। देन हमें यूज करना है हैव कंपलसरी है, चाहे हम विल यूज करें चाहे हम सेल यूज करें, तो ये तो दोनों के साथ ही आएगा, कंपलसरी है ये वाली चीज, तो हमें हैव भी मिल गया। देन हमें यूज करना है वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, दैट मीन्स हमें वर्ब का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब का पता करने के लिए आपको देखना कि उसने काम क्या किया, जो सब्जेक्ट है उसने काम क्या किया है। तो उसने काम क्या किया है, राम दिल्ली जा चुका होगा, तो जाने का काम किया है उसने। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, जब हम काम को देखते हैं कि काम क्या हो रहा है बाय द सब्जेक्ट, तो उस टाइम जो हमें आंसर मिलता है वो हमें क्या देगा, वर्ब। अब हमारे पास वर्ब भी आ गई। ठीक है, हमें फर्स्ट फॉर्म मिल गई, फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से हम कोई भी दूसरी फॉर्म जो हो बता सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सी लगेगी। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चनिंग करनी है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, कर्ता जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है वो वर्ब। ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है वो, दिल्ली, तो किसके ऊपर काम हो रहा है, दिल्ली के ऊपर, भी दिल्ली जा रहा है वो, तो राम कहाँ जा चुका होगा, कहाँ जा चुका होगा, दिल्ली। तो कहाँ का जो आंसर मिला हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे ही, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल था, राम ने चाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बता रही हूँ कि हम क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें तो होगा वगैरह, चुका चुके, कुछ भी नहीं लगा है। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम क्वेश्चनिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो हमारे जो सेंटेंस उसकी सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने की, जैसे देखो सब्जेक्ट निकालना था तो हमने की कौन दिल्ली जा चुका होगा, कौन दिल्ली जा चुका होगा, राम, सब्जेक्ट मिल गया। इसमें अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम कहेंगे किसने चाय पी, किसने चाय पी, राम ने, तो सब्जेक्ट मिल गया। फिर यहाँ पे काम क्या हो रहा था, जाने का, यहाँ पे पीने का, तो ये हो गई वर्ब। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्वेश्चनिंग की कि किसके ऊपर काम हो रहा था, दिल्ली के ऊपर, यानी राम कहाँ जा चुका होगा, कहाँ जा चुका होगा, दिल्ली, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे काम किसके ऊपर हो रहा है, चाय के ऊपर, चाय पी ना उसने, तो चाय के ऊपर, तो राम ने क्या पी, क्या पी, चाय, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या या कहाँ का जो क्वेश्चनिंग है वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए कौन या किसने की कर सकते हैं। मेनली जो हम इन्हीं की क्वेश्चनिंग करते हैं, बट सेंस के अकॉर्डिंग कोई दूसरे जो वर्ड है वो भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए, लेकिन ज्यादातर हम यही वाले यूज करते हैं। तो ऐसे हम जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस वाक्य के अंदर हमने जो भी स्ट्रक्चर में चाहिए था वन बाय वन करके बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारे के सारे जो है वो निकाल लिए, सब्जेक्ट निकाल लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल ली कि कौन सी यूज करेंगे, हमने हैव कंपलसरी हो यूज करना ही है, देन हमने वर्ब आइडेंटिफाई कर ली, फिर हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो सभी के सभी जो है हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज करेंगे ताकि हम ट्रांसलेट कर सकें, सिर्फ इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो आई है वो पुट कर दो। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है यानी राम,
फिर उसके बाद अब राम क्योंकि कोई नाम है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो राम विल, फिर हैव कंपलसरी है ये तो लगेगा ही, तो हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब है जाना, जाने के लिए हम यूज करेंगे गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, गोन। राम विल हैव गोन। अब गो की कोई भी फॉर्म हम यूज करें तो उसके साथ क्या करेंगे, हम टू प्रेपोजिशन लगाएंगे ताकि हम डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल को बता सकें कि हम कहाँ जा चुके हैं या कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उस मंजिल को दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो उसके बाद राम विल हैव गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, देन फुल स्टॉप। ऐसे हम जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसकी। तो काफी इजी तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो हो सकती है। और अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझ आ गया और जो सारी की सारी जो टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करनी आ गई जस्ट, फिर तो आपको सिर्फ निकाल के इसके अंदर पुट ही करना है। और धीरे धीरे करके आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बिल्कुल इसके अंदर जल्दी से आप आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाओगे और जल्दी से ट्रांसलेशन। फिर बार बार आपको ना ही स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत है, ना ही क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है, जस्ट आपको सेंटेंस मिला और आपने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप कर लोगे फिर। लेकिन उससे पहले उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस जो है, मेहनत है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम करेंगे। यहाँ पे हैव जो है कंपल्सरी है, मैं लिख भी देती हूँ इसको, ये लगेगा ही लगेगा चाहे हम विल यूज कर रहे हैं चाहे शैल यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हमें फ्यूचर के लिए V1 की जरूरत है और V1 हमें कहाँ से मिल रही है, हैव से। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल हम एक और कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं पुल तोड़ चुकी होंगी। मैं फूल तोड़ चुकी होंगी, तो यहाँ पे लास्ट में आ गया चुकी होंगी, तो मतलब क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान में हमने लिखा है कि ये 5 ऐसे शब्द हैं जो अगर लास्ट में आते हैं तो हमें क्या देखना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब होगा, होंगे, होगी, ये यानी गा, गेगी जो है वो सभी में मिलेंगी। फ्यूचर के चारों के चारों टेंसेस की हम बात करें तो लास्ट में होगा या गा, गेगी ऐसे कुछ मिलेंगे। लेकिन साथ में जो पेयरिंग वर्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो उनकी वजह से ही जो है हमारे पास टेंस की पहचान होगी कि आखिरकार वो फ्यूचर का कौन सा टेंस है। जैसे अकेला गा, गे, गी आए तो वो इंडेफिनिट है फ्यूचर का। उसके बाद अगर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी ऐसा कुछ आता है तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है फ्यूचर का। चुका, चुके, चुकी आ गई तो साथ में, तो फिर क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही हम जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहां पे आएगा से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी ऐसे। ठीक है, मतलब जो साथ में जो शब्द लगता है वो बदल जाता है टेंस टू टेंस, लेकिन लास्ट में जो होगा, होगे या होगी ऐसा कुछ है तो वो तो सेम ही रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हमने देख ली कि लास्ट में चुकी होंगी आया है, तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर हमें क्या करना है, इसमें ना कुछ नहीं है ना ही कोई क्या वगैरह है, दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर है इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें चाहिए हमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के लिए हमें चेक करना होगा कि हमारे पास कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता कि कौन कार्य को कर रहा है। तो वैसे तो दिखाई दे रहा है कौन फूल तोड़ रहा है, मैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनिंग के ऊपर बेस्ड करें तो सीधा सा आपको करना है क्वेश्चनिंग, कौन फूल तोड़ चुकी होगी, कौन फूल तोड़ चुकी होगी, मैं। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे विल और शैल एक हमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं को हम लिखते हैं आई, और आई के साथ मैंने स्पेशली लिखा कि आई और वी में से कोई भी है तो हम क्या यूज करेंगे, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई शैल। फिर उसके बाद हैव जो है वो कंपल्सरी है, वो हमें करना ही है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब।
वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, तो काम क्या कर रही है, ये तोड़ने का। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वर्ब। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो क्या तोड़ रही है ये, फूल। किसके ऊपर काम हो रहा है, फूल के ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, कंपल्सरी वर्ड हमारे पास है, फिर वर्ब आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। जस्ट हमें पुट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है, वैसे हम तोड़ने के लिए ब्रेक यूज करते हैं कि कोई चीज टूटती है या तोड़ी जाती है तो ब्रेक की वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम फूल के लिए फूल को क्या करें, उसके तने से अलग कर रहे हैं, तो वहां पे उसके लिए फूल के केस में हम स्पेशल क्या करते हैं, यूज प्लक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब। तो स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है प्लक, थर्ड बन जाएगी प्लक्ड। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव प्लक्ड फूल मतलब फ्लावर। ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो ऐसे हम जो है ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। जस्ट आप एक एक टर्म को आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से जल्दी से जो ट्रांसलेशन वो हो जाएगी, काफी इजी है। और लेकिन जो टेंसेज हैं जितने इजी हैं उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपको टेंसेज अच्छे से नहीं आते हैं तो फिर इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। बेसिक है ये बिल्कुल इसका। ठीक है, आपको 5वीं 6ठी क्लास से जो टेंसेज हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, और आजकल तो और भी जल्दी बच्चों को जो है हल्के जो छोटे मोटे जो मतलब सिंपल से सेंटेंसेज है वो बनाने दे देते हैं 3री 4थी क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इजी भी है बहुत ज्यादा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें हमने ट्रांसलेशन सीखी। अब है अगर हमें इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है, अगर उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि बताओ जो सेंटेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस है या नहीं है, फिर उसका सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए हमें चेक करना है कि हमारे पास जो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, विल और शैल लगी होनी चाहिए। मतलब जो फ्यूचर टेंस की एक ये सबसे बड़ी हमारे पास क्या है, पहचान है कि अगर विल या शैल लगी दैट मीन्स हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर का कौन सा टेंस है वो डिपेंड करेगा विल शैल के साथ लगने वाले एक कंपल्सरी वर्ड को के साथ और दूसरे उसकी मेन वर्ब के साथ। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो फ्यूचर का टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल लगी है, उसके बाद क्या लगा है, हैव लगा है, कंपल्सरी वर्ड क्या है हमारे पास, हैव लगा है जो हमें V1 दे रहा है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि विल शैल लगी हुई है, उसके बाद हैव है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस देगा। फिर अगर उसका सिंपल सेंटेंस है या नहीं ये चेक करना है, तो आप इन सारी चीजों की पोजीशन चेक करो। यानी विल शैल मेनली आप जो है विल शैल की पोजीशन चेक करो कि ये सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, जो विल शैल है वो सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, और यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं आया है, तो ये क्या है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल बिल्कुल हम हेल्पिंग वर्ब कर ली जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्प से हम नहीं देख सकते कि हमारे जो ये फ्यूचर परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके साथ हमें क्या करना होगा, विल शैल तो सिर्फ हमें ये बताएगी कि जो हमारा जो भी सेंटेंस है वो फ्यूचर का है। उसके टेंस को पहचानने के लिए कि वो फ्यूचर का कौन सा टेंस है उसके साथ हमें देखना होगा। यहाँ पे साथ में जो कंपल्सरी वर्ड है और जो V1 हमें दे रहा है, और साथ में मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी लग रही है वो हमें चेक करनी है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपल्सरी वर्ड कुछ भी नहीं है, सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंपल्सरी वर्ड जो V1 हमें दे रहा है वो बी लगा है और उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगी है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये क्या है,
परफेक्ट टेंस हो गया। ऐसे ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए देखेंगे कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि था सिंपल सेंटेंस। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मकता वाला जो वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। तो नकारात्मकता के लिए यहाँ पे मिलेगा हमें नहीं। नहीं है जो, वो मिलेगा हमारे स्ट्रक्चर में, जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें नहीं दिया होगा। और नहीं के लिए हम हमारे वाक्य में यूज करेंगे नॉट। जो सेंटेंस होगा उसमें क्या यूज किया जाएगा, नॉट यूज किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए हमें नॉट यूज करना है, और जस्ट आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। जब भी हम नॉट यूज करते हैं वो थर्ड पोजीशन में पेन यूज होगा। तो अगर वो सिंपल नेगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद कर दो, क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई कंपल्सरी वर्ड आता है, कोई भी बी है, हैव है, कैसा ऐसा कुछ आता है, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि हमें नोट कहाँ लगाना है। तो जैसे आप बाकी टेंसेज के अंदर लगाते हो कि जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम नोट लगा देते हैं, वैसे ही इसमें करना है। बाकी जो कुछ भी हो पीछे ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको जो स्ट्रक्चर को बना लेना है। और इसी के ऊपर बेस्ड अगर हमारा कोई नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है हिंदी का, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया हमारे पास चुका होगा। तो चुका होगा के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये हमारी पहचान हो गई। अब इसमें बीच में आ गया नहीं, तो नहीं है तो दैट मीन्स क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम करेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला। तो कौन घंटी बजा चुका होगा, कौन घंटी बजा चुका होगा, चपरासी। ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर अब इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। चपरासी यानी आई और वी से अलग है, पियन हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, आई और वी से अलग है, एक नाउन है ये। ठीक है, जो आई और वी है वो प्रोनाउंस है, ये क्या है हमारे पास एक नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। उसके बाद नोट जो है वो कंपल्सरी है, लगेगा नेगेटिव के लिए। हैव वो कंपल्सरी है, लगेगा। फिर हमें चाहिए वर्ब। वर्ब तो चपरासी घंटी क्या कर चुका होगा, काम क्या किया उसने, बजाने का काम किया, तो ये क्या आ गई, वर्ब आ गई। ठीक है, तो वर्ब आ गई हमारे पास। फिर किसके ऊपर काम किया, क्या बजाया है उसने, घंटी। तो चपरासी क्या नहीं बजा चुका होगा, क्या नहीं बजा चुका होगा, घंटी। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट हमें पता है लगना है, नेगेटिव के लिए हैव लगेगा, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो जस्ट आप ट्रांसलेट कर दो, अभी इसको पुट करो। तो सबसे पहले पियून, फिर विल, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बजाना रिंग, थर्ड फॉर्म रंग, हैव रंग, फिर बेल, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, पियन विल नॉट हैव रंग बेल। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन।
तो काफी इजीली, अगर नेगेटिव है मतलब नहीं मिलेगा, सिंपल से आप देख सकते हो तो यहाँ पे, और लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी में से कुछ मिलेगा। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस स्ट्रक्चर को उठाओ, जो भी चीजें हमें चाहिए, जो भी टर्म्स हमें चाहिए वो सब निकालो और पुट कर दो, और आप इजीली जो है वो इसको जो सेंटेंस है वो बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल। जैसे हम खाना नहीं खा चुके होंगे। हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो लास्ट में आ गया चुके होंगे, दैट मीन्स क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। साथ में हमारे पास बीच में नहीं भी आया है, दैट मीन्स क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है, इसकी हमें सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश में क्या बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है, कौन खाना नहीं खा चुके होंगे, कौन नहीं खा चुके, हम। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हम यानी वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आई और वी है तो फिर तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं, आई और वी है तो हमें क्या यूज करना है, शैल यूज करना है। तो वी है तो क्या, शैल यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई। उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, देन हैव यूज करेंगे क्योंकि कंपल्सरी है। फिर हमें चाहिए वर्ब। वर्ब उन्होंने क्या किया है, खाने का काम किया है, खाना खाना, ठीक है, तो खाने का काम किया है, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हम क्या नहीं खा चुके होंगे, क्या नहीं खा चुके, खाना, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ हमें मिल गया। जस्ट इसके अंदर पुट करो और ट्रांसलेट करो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वी, देन शैल, देन नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन, फिर खाना मतलब फूड, देन फुल स्टॉप। तो ऐसे जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने बता ही दिया था। अभी अगर इंग्लिश का ही सेंटेंस गिवन है तो उसके सिंपल सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हमने देख लिया। तो अगर अब नेगेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करना तो क्या, जस्ट आपको देखना है कि विल शैल जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगे हो और विल शैल के बाद नोट लगा हो। विल शैल जो है वो सेकंड पोजीशन पे हो यानी सब्जेक्ट के बाद हो और उसके बाद नोट लगा है, तो आपको समझ जाना है कि क्या है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और नोट के बाद हैव और V3 होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है हमारे पास थर्ड सेंटेंस इसका, जो कि होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, पूछा जाता है। तो थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान है कि जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें एक तो क्या मिलेगा स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी की पहचान है कि जो वाक्य है हमारे पास वो कैसा है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही इंटेरोगेटिव है। उसके लिए आपको लास्ट में चेक करना है कि इनमें से कुछ होना चाहिए, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा या चुकी होंगी में से। ठीक है, तो अब है हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास सिंपल सेंटेंस है। तो आपके पास सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या कर दो आप, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ बदल दो। तो आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगी, तो विल या शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ गया हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। इसके ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, इसके ऊपर बेस्ड हमें जो ट्रांसलेशन है वो करनी है वाक्य की। तो हिंदी का सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या वे मैच जीत चुके होंगे। क्या वे मैच जीत चुके होंगे। तो लास्ट में हमारे पास आ गया चुके होंगे, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या है और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क भी है। तो क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हमें करना है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड ही ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही निकालना होगा। तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है, क्या कौन मैच जीत चुके होंगे। तो कौन मैच जीत चुके होंगे हमारे पास, तो वे हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास तो क्या वे मैच जीत चुके होंगे, तो वे यानी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया। तो वे, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो वे है मतलब दे, तो दे के लिए हम क्या करेंगे, दे मतलब आई और वी से अलग है, तो आई और वी से अलग है तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे विल। तो विल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, विल। तो आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारी विल आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दे यानी आई और वी से अलग है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे विल हम यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमें पता ही चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। हैव जो है हमारा कंपल्सरी है, तो हैव कंपल्सरी वो हम यूज करेंगे। फिर हमें चाहिए वर्ब, तो काम क्या किया उन्होंने, जीतने का काम किया है, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। फिर क्या जीता है उन्होंने, मैच। तो क्या वे क्या जीत चुके होंगे, मैच। तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, कंपल्सरी वर्ड है जो वो मिल गया, फिर वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। जस्ट सारी की सारी जो टर्म है हमें मिल गई। अभी पुट करो और जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल। अब देखो यहाँ पे विल का मैंने जो W है वो कैपिटल रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विल है हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखा जाता है। बीच में अगर कोई नाम वगैरह है, चाहे किसी भी चीज का नाम है वो, तो उसके भी फर्स्ट लेटर हम बड़ा रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। तो ये विल, फिर दे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है हमारे पास, जीतना। जीतना यानी विन, विन की थर्ड फॉर्म बनेगी वॉन। तो विल दे हैव वॉन, फिर मैच, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे चाहे हिंदी का वाक्य है चाहे इंग्लिश का सेंटेंस है, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल होनी चाहिए, और जो है हेल्पिंग वर्ब विल शैल होनी चाहिए, और वो सब्जेक्ट से आगे लगनी चाहिए, सब्जेक्ट के पहले लगनी चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या मैं इतिहास
पढ़ा चुका होऊंगा। क्या मैं इतिहास पढ़ा चुका होऊंगा? तो यहाँ पे लास्ट में आ गया चुका होऊंगा, तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब स्टार्टिंग में क्या भी आया है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी, दैट मीन्स क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है, जो सेंटेंस है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम ऐसे सिलेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है। देखो यहाँ पे मैंने साथ के साथ लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्वेश्चनिंग किसके लिए हमें कैसी क्वेश्चनिंग करनी है। तो यहाँ पे कौन, क्या, कौन इतिहास पढ़ा चुका होगा? कौन इतिहास पढ़ा चुका होगा? मैं। तो ये आ गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई, और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? शेल। ऊपर मैंने लिखा है कि आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे? शेल। तो सब्जेक्ट है आई, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? शेल। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, फिर सब्जेक्ट भी आ गया। हैव जो है वो कंपल्सरी वर्ड है, वो यूज करेंगे हम। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके लिए हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो काम क्या किया इसने? पढ़ाया है। तो ये क्या आ गया? वर्ब। अब क्या पढ़ाया है? किसके ऊपर काम हुआ है? इतिहास के ऊपर। तो क्या मैं क्या पढ़ा चुका होऊंगा? क्या पढ़ा चुका होऊंगा? इतिहास। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ आ गया। इसके अंदर अभी पुट करना है बस, और फिर हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास शेल, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर है हमारे पास हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच, जो थर्ड फॉर्म बन जाएगी टॉट। तो शेल आई टॉट इतिहास यानी हिस्ट्री, देन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, शेल आई हैव टॉट हिस्ट्री। तो ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने स्ट्रक्चर भी देखा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी के वाक्य की कैसी होगी और इंग्लिश के सेंटेंस की कैसे हम करेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। जो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में या चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चनिंग ज़्यादा आती है। फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आपको फिल करने आते हैं कि जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करो। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आएगा कि सेंटेंस है कैसा, कौन से टेंस का है, तो फिर आप जो है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का ही जो है फिलिंग वह करनी आती है, या फिर जो कंपल्सरी वर्ड है इनकी फिलिंग करनी आती है। तो ये आप नहीं कर सकते अगर आपको पता नहीं है कि टेंस कौन सा है, उसका सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पे एरर डिटेक्शन आ जाता है कि आपको एरर है वो डिटेक्ट करना होता है। तो तब भी आपके लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए था और कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। ताकि एरर का आपको पता चले, और डिटेक्ट करना आया है तो आप उसको बता सके, अगर उसको करेक्ट करना है तो आप डिटेक्ट करोगे तभी उसको करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं बार बार आपको जो हर एक टेंस के बाद, हर एक सेंटेंस के बाद जो है आइडेंटिफिकेशन दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदी के वाक्य को पहचानना है, चाहे वो इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो दोनों की दोनों मैं साथ के साथ बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चनिंग ऐसे ही आती है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये वाले जो ट्रांसलेशन है ये आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आ जाती है, लेकिन उसके बाद जो है मेन है आइडेंटिफिकेशन और उसका एरर डिटेक्शन करके आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो वो मस्ट है, तो वो ध्यान से करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका लास्ट सेंटेंस हमारे पास बचा है, और उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है 11th टेंस वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ एक टेंस हमारा बचेगा। तो ये है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चनिंग भी की जाती है और नेगेटिविटी भी जो है दिखाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी हिंदी के वाक्य की पहचान है कि अगर कोई भी दिया हुआ जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो उसके लिए तो क्या है, आपको लास्ट में ही पहचानना है कि क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या उनमें से कुछ आता है। अब वो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए आपको देखना है कि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी पहचान है हिंदी के वाक्य की। फिर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ताकि उसके ऊपर बेस्ड हम क्या कर सके, जो ट्रांसलेशन है वो कर सके। तो स्ट्रक्चर काफी इजी है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपके पास नेगेटिव सेंटेंस गिवन है, इंटेरोगेटिव, दोनों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने का मतलब क्या चीज है, जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है वो भी यूज करना है और इंटेरोगेटिव वाला वो भी यूज करना है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव के लिए तो हमें नोट लगाना है और इंटेरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में लगानी है। तो दोनों को साथ में करेंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाले की हेल्प से ही कर सकते हैं। इसमें क्या कर दो, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आओ और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाओ, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। तो ये आ जाएगा विल या शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। नोट जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रही हूँ ताकि पता चले कि जो नोट है कहाँ यूज करना है, क्योंकि जब ये हैव वगैरह लगे होते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि नोट कहाँ लगाना है, क्योंकि हैव भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती है, बट यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म दे रहे हैं वर्ब की, V1 के तौर पे यूज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शेल है, तो यहाँ पे नोट हम विल शेल के बाद ही लगाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, विल शेल क्योंकि आगे आ गए तो थर्ड पोजीशन पे ही नोट लगेगा। उसके बाद हमारा आ गया हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है। तो यहाँ पे हम एक हिंदी के वाक्य को लिखते हैं ताकि जो ट्रांसलेशन करनी हम सीख जाएं। तो जैसे क्या तुम पाठ याद नहीं कर चुके होगे। क्या तुम पाठ याद नहीं कर चुके होगे। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया हमारे पास चुके होगे, दैट मीन्स क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें इसे करना है, ट्रांसलेट सेंटेंस को बनाना है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऐसे ही नहीं ले सकते, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है, क्या कौन पाठ याद नहीं कर चुके होंगे, कौन याद नहीं कर चुके होंगे, तुम। तो ये आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। सब्जेक्ट को देखना है कि कैसा है ताकि हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाए। तो सब्जेक्ट तुम यानी यू है, तो यानी क्या है, अदर देन आई और वी है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई विल, सब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। नोट हमें यूज करना है नेगेटिव के लिए, हैव यूज करना है क्योंकि कंपलसरी है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। फिर हमें चाहिए वर्ब, वर्ब चाहिए। वर्ब काम क्या किया उसने, याद करने का काम किया है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, याद करना मतलब वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या याद किया उसने, किसके ऊपर काम किया है, पाठ के ऊपर, पाठ याद किया है। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ हमें मिल गया। तो इसमें पुट करेंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे विल, फिर यू, फिर नॉट, फिर हैव, फिर याद करना लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म बनाएंगे लर्न्ड, फिर लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क।
विल यू नॉट हैव लर्न लेसन, क्या तुम पाठ याद नहीं कर चुके होगे। तो ये आ गया हमारे पास इसकी जो सेंटेंस बन गया। तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हिंदी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अब अगर हमें इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है तो वो आइडेंटिफाई करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए वही हमें देखना है कि विल शैल लगे होने चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और जो हैव और V3 आने चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या देखना है हमें, विल शैल जो है सब्जेक्ट के पहले लगे होने चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा होना चाहिए, नॉट, हैव और V3। नॉट प्लस हैव प्लस V3, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये थे इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वाक्य में लिख देती हूँ, जैसे क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे। क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे, तो लास्ट में आ गया इसके अंदर चुके होंगे, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी हमें करनी है ट्रांसलेशन, सेंटेंस हमें बनाना है, क्या बनेगा, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ताकि इसको हम सिलेक्ट कर सके कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है हमें यूज करनी है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन गाना नहीं गा चुके होंगे, हम, तो ये आ गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है हमारा हम, यानी वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई शेल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट हमें यूज करना है, फिर हैव हमें लगाना है, कंपल्सरी है ये वाला। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हमें वर्ब चाहिए, तो काम क्या किया इन्होंने, काम क्या नहीं किया है इन्होंने, गाना गाने का। तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, अब क्या नहीं गाया है इन्होंने, गाना, तो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कौन गाना नहीं गा चुके होंगे, हम, सब्जेक्ट आ गया। हम क्या नहीं गा चुके होंगे, गाना, ऑब्जेक्ट आ गया। काम क्या किया है, गाना गाने का, तो ये आ गई वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो इसके अंदर सारी की सारी जो टर्म है हमें मिल गई, बस पुट करनी है अभी। तो सबसे पहले शेल, फिर वी, फिर नोट, फिर हैव, फिर गाना गाना, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म बनाएंगे संग, फिर सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो शैल वी नॉट हैव संग सॉन्ग, तो ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। तो ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसी के साथ हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो हमने देखे कि कैसे उनके स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या उनकी पहचान होगी और कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे मेन चीज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी दिया हुआ जो हिंदी का वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही जो वाक्य है या नहीं, और फिर उसका कौन सा सेंटेंस है, ताकि उसकी ट्रांसलेशन हम इजिली कर सकें। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम कौन से यूज करेंगे, उनको कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज जो है बारीकी से यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है, ताकि बिल्कुल अच्छे से, अगर किसी को बेसिक भी नहीं आता, किसी का बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो उसको भी आसानी से ये समझ आ जाए। तो ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है आपके लिए जो वीडियो है काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। और इसके अंदर आपने जो भी कोई डाउट थे वो आपने इसके अंदर से जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो गई होगी। और साथ के साथ जैसे कि मैंने बोला ये हमारा 11th टेंस है, तो इससे पहले के जो
टेंस है, जो 10 टेंसेज हैं उनकी वीडियोस भी हैं, वो चैनल पे आ चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सिर्फ इसके बाद एक ही टेंस बचेगा, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ जो हमारा टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि काफी ज्यादा यूजफुल ये वीडियोस आपके लिए रहती होंगी। जो टेंसेज हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।